भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर की समस्या सुलझ सकती है, बस पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा एक बार फिर भारत का हिस्सा बन जाए तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल से पहले यह कहा था कि वो भारत के विदेश मंत्री को नर्वस करने वाला एक सवाल पूछना चाहते हैं। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि भारत कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेगा। लेकिन आप सुनिए कि किस दिलचस्प अंदाज में डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने 3 कदम तो पहले ही उठा लिए हैं। पहला कदम अनुच्छेद 370 को हटाकर उठाया। दूसरा कदम कश्मीर के विकास और उसकी आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर दूसरा कदम उठाया। और तीसरा कदम वहां पर सफल चुनाव करवाए जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, शामिल हुए और मतदान किया और अपनी सरकार चुनी। और आखिर में विदेश मंत्री ने कहा कि बस अब अगर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शामिल हो जाए तो यकीनन कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी। सुनिए। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Mr. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about. Can we just capture Kashmir? Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो डॉक्टर जयशंकर के इस उत्तर से वो जो पाकिस्तानी पत्रकार है उसकी बोलती ही बंद हो गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के पिछलग्गू बरसों से जिन प्रश्नों को लेकर कश्मीर को मुद्दा बनाते आ रहे हैं, भारत ने उन मुद्दों को ही खत्म कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 370 की, और उसको हटाकर भारत ने जम्मू और कश्मीर में विकास का रास्ता खोल दिया। केंद्र के कानून, भारत के कानून पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर में लागू हो गए। आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय सुरक्षित हुआ। और देखिए, सामाजिक न्याय के बारे में लोग चुप्पी साध लेते हैं। देश भर में सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि सभी जातियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जब समान अधिकार की बात होती है तो इससे पहले चुप हो जाया करते थे। वहां नहीं चाहते थे कि जो पिछली जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको अधिकार मिले। लेकिन 370 हटने के बाद ही ऐसा हुआ। बीडीसी चुनाव हुए। बीडीसी यानी जो ब्लॉक लेवल पर जो चुनाव हुए, पंचायत के जो चुनाव हुए, उससे शुरुआत हुई। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, और सभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुए और रिकॉर्ड मतदान हुआ। बरसों तक आतंकवाद और पत्थरबाजी का शिकार होता रहा कश्मीर का विकास। अब वो पत्थरबाजी बंद हो गई। पाक प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद एक चुनौती है, लेकिन उस समस्या पर से भी जल्द सरकार पार पाएगी, ऐसा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों का दावा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहीं कहा कि जो 1994 के भारतीय संसद के प्रस्ताव में दर्ज है, दरअसल पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर विधानसभा में रिजर्व रखी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। दूसरी तरफ पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान बहुत बेचैन है। क्यों?
क्योंकि भारत में जो विकास हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, लद्दाख में जो विकास हो रहा है, यह पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान जिसे नॉर्दर्न एरियाज कहता है, गिलगिट और बाल्टिस्तान का वो इलाका जो गिरवी एक तरह से पाकिस्तान रख चुका है चीन के हाथों, वहां के लोग तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो समझ गए हैं कि विकास भारत में है, पाकिस्तान की गुलामी में नहीं। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार कश्मीर पर जयशंकर को नर्वस करने के सपने देख रहा था। उसे जवाब मिल गया। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Mr. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about Can we just capture Kashmir? Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. तो जिसके पास देने को आटा नहीं और जो अपने सूबे नहीं संभाल पाता, वो पीओके को रखकर क्या करेगा? तभी तो पीओके के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान पीओके को अपना नहीं मानता और पीओके के लोगों को भारत के नए कश्मीर का हिस्सा बनने का न्योता दिया जा चुका है। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। देश के गृह मंत्री भी संसद से लेकर आज तक के मंच पर कह चुके हैं कि भारत पीओके को लेकर कश्मीर समस्या का समाधान करना चाहता है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। भारतीय सेना को भी सरकार के आदेश का इंतजार है। Parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. सवाल बस इतना ही है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा और पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन जाएगा या इसके लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी नया कश्मीर को लेकर ये जो क्रांति भारत में हो रही है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, ऐतिहासिक विरासत के लिए जम्मू और कश्मीर विख्यात है। उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन लंबे समय तक यह पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की समस्या से जूझता रहा। वहीं अनुच्छेद 370 ने उसके विकास को बाधित करके रखा था। फिर एक ऐतिहासिक तारीख आई, 5 अगस्त 2019। नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया और उसके बाद धरती के स्वर्ग के तौर पर जम्मू और कश्मीर को सही मायने में निखारने का काम शुरू भी हुआ। अच्छा, आप एक तुलना कीजिए। साल 2008 में 76 लाख पर्यटक जम्मू और कश्मीर आए थे और वो बहुत बड़ी संख्या उस समय मानी गई थी। साल 2024 की अगर बात करें तो यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच चुकी थी। और इसमें एक जो अलग बात थी वो ये थी कि इसमें 65,000 तो विदेशी पर्यटक थे। 85 करोड़ रुपए खर्च कर जो डल झील है उसे देश के सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में, एक बहुत आकर्षक झील के रूप में उसे तैयार करने की योजना पर काम इस समय चल रहा है। 2 दशक से ज्यादा के बाद
जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो फिल्म थिएटर बंद हो गए थे वो फिर से शुरू हुए। आईफिल टावर से भी ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है और भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चिनानी नासरी सुरंग बनाई गई है। अब इससे जम्मू और कश्मीर को बहुत तेजी से बाकी देश से जोड़ा भी जा रहा है और अब एक सुरंगों का पूरा जाल पूरे लद्दाख को भी जोड़ रहा है। और इन प्रयासों से अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी के मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुपवारा में मां शारदा देवी के मंदिर में आजादी के बाद पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नवरात्रि की पूजा की। इसके अलावा राज्य के विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस समय जम्मू और कश्मीर में चल रही हैं। जम्मू और कश्मीर की जो आवाम है, जो वहां की जनता है, चुनावों में उसने जबरदस्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भागीदारी की। आतंक को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के बाद 2024 में जम्मू और कश्मीर में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 28 साल बाद 28 साल का रिकॉर्ड टूटा। सबसे ज्यादा मतदान बनाने का होने का एक नया रिकॉर्ड बना। वहीं 3 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ, जो 3 दशकों में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड भी है। 370-35 से हटने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर तेज हुई है। वहां पर हर स्तर पर चुनाव हो चुके हैं। वहां पर लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। हाँ, एक एजेंडा बचा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस भारत के साथ विलय करने का, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। अच्छा, इन परिस्थितियों में जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल करके समस्या को सुलझाने की बात की, तो बीजेपी के नेताओं ने भी उनका पुरजोर समर्थन किया है। देखिए, 1994 का संसद का सर्वसम्मति प्रस्ताव है, जिसमें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा कहा गया है और स्वीकार किया गया है। और 1994 का जो सर्वसम्मति प्रस्ताव है उसका ही सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, तो जो डिलिमिटेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें अमित शाह जी ने 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सुरक्षित की है। ये जो है वो भारत के लोग तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत के साथ दिल से है, लेकिन ज़मीन से भी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब यह संसद का जो सर्वसम्मति प्रस्ताव है वो हकीकत में बदले। जम्मू कोई इशू ना पहले था, ना है, ना होगा। अखंड भारत की कल्पना जो है वो सब जग जाहिर हो चुकी है, और अखंड भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो पीओजे को हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा था, है, और उसको वापस लेने में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा। और बेहतरीन वातावरण के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब पीओजे के जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। अच्छा, और जम्मू और कश्मीर के 2 क्षेत्रीय दलों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से बात करने की अपील की है। दूसरी तरफ पीडीपी इस पर खुले तौर पर इस समय तो कुछ बोलने से बच रही है। क्या कहना है पीडीपी के नेताओं का और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का, हम आपको वो भी सुनाते हैं। बातचीत के जरिए इन तमाम इश्यूज को सेटल किया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करे? बातचीत करने में क्या हर्ज है, लेकिन हम चाइना के साथ बात कर सकते हैं जो हमारा बड़ा दुश्मन है, तो पाकिस्तान के साथ बात करना कोई जुर्म नहीं है। बातचीत की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रबल क्रिएटेड है। हमारा पड़ोसी जरूर है लेकिन दुश्मन है, और दुश्मन से भी बातचीत करके इश्यूज के हल निकाले जा सकते हैं। आप चाहते हैं हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए, तो ये तो सही नहीं है। आई एम नॉट हियर अबाउट पीओके सर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट आवर मार्टियर्स। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्ट। हम उनको, किसी को भी, बीजेपी को खास तौर से, वी विल नॉट लेट देम डिसरिस्पेक्ट देयर मेमोरी, डिसरिस्पेक्ट देयर ऑनर। पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछिए। टीआरपी के लिए पीओके चलता रहता है आपका।
लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है, वो भी कश्मीरी भाई ही हैं हमारे, और उनके बारे में बात करना न केवल जम्मू और कश्मीर के नेताओं के लिए बल्कि देश भर के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो वो भी जानेंगे कि हम उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने संसदीय प्रस्ताव के इसे मुताबिक बताया। अच्छा, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय क्या बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। हमारी नौकरियां हमारी, कहां है वो लॉज ना, कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका क्या हक है ना? कोई भी आके ले लेगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है। हिमाचल पे फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। और हम बात कर रहे थे किस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने इसे संसदीय प्रस्ताव के मुताबिक बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी यहां की सरकार की नीति पर ही सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए। हम उनके इस बयान पे कोई काउंटर बयान नहीं देंगे, बट इट इज ए क्वेश्चन विच हैज बीन रिजॉल्व्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कि पीओके जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया है। भाषणबाजी बंद करें जयशंकर जी। 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकी, बल्कि उनमें बढ़ोतरी हुई। जहां तक सवाल है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, उस पर कांग्रेस ने हमेशा कहा है वो भारत का कण कण वहां का भारत का अविभाज्य हिस्सा है। 11 साल से सरकार बना रखी, बिन बुलाए बिरयानी खाने तो पहुंच गए थे मोदी जी। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है? मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की विदेश नीति आज ऐसी है कि हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। हम जिन मुद्दों पर जोर देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे समय कह रहे हैं जब हाल ही में यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। यही बात रूस भी कहता है, यूक्रेन भी और अमेरिका भी। खैर